everyone, welcome all of you at CUET PG अड्डा. This is me कृतिका खंडेलवाल, your sociology educator, and आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2026 का पूरा की पूरा पेपर. 75 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस पेपर को डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर है. ठीक है, कितनी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है. जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. इसको आप डायरेक्टली स्कैन कर लोगे या फिर ये नाम लिख दोगे तो भी आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सबसे पहला क्वेश्चन है, पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड एज. ऐसे पैटर्न जहाँ पे अनइक्वल एक्सेस होता है, तो ये प्रिजम्पशन है, अजम्पशन है, इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी. देखो, प्रिजम्पशन अजम्पशन तो इससे कोई लेना देना है नहीं, इक्वालिटी भी नहीं होगा, ये होगा इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्यों होगा? क्योंकि अनइक्वल एक्सेस है यहाँ पर सोशल रिसोर्सेज का. किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. विच इज द कॉमनली साइटेड डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट. देखिए, कास्ट के सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं. जैसे जीएस घुरे ने कास्ट के 6 फीचर्स बताए थे. ठीक, जीएस घुरे ने कास्ट को कहा था कि भाई ये क्लोज ग्रुप है, वहीं एम एन श्रीनिवास ने कहा था कास्ट को ओपन ग्रुप है. एस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री, जेरेंटोक्रेसी एंड जेंडर. तो कास्ट बेस्ड जो स्टेटस होता है वो एस्क्रिप्टिव स्टेटस होता है. ठीक है, जो जन्म से ही आपको मिल जाता है, और जो एस्क्रिप्शन है ये फीचर है एक कास्ट का. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ये है मैचिंग क्वेश्चन. यहाँ पे थिंकर्स और उनके पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स आपको पता है कन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, बी का हो जाएगा 1, और बी का 1 मुझे यहाँ पे एक ही ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है, तो डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3. बाकी भी चेक कर लेते हैं. तो एमाइल डकहाइम है वो आपके फंक्शनलिस्ट हैं. उसके बाद जो अगस्त कॉम्ट है ये आपके पॉजिटिविज्म इन्होंने कॉइन किया था, और जीएच मीड है वो इंटरेक्शनिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन पर काफी ज्यादा डिबेट चली थी, और डिबेट चलने के बाद इस क्वेश्चन के 2 आंसर दिए थे एनटीए ने फाइनल आंसर की में. तो सबसे पहला है, देखिए, द बिहेवियर ऑफ मैन like behavior of matter can be objectively measured. His state this statement falls under. यानी जो मैन का बिहेवियर है उसे कैसे पढ़ सकते हैं? उसे हम पढ़ सकते हैं लाइक मैटर का बिहेवियर. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले एंटी ने इसका आंसर पॉजिटिविज्म दिया था, लेकिन बाद में इसको जब चैलेंज किया गया, हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था, तो बाद में इसका आंसर बिहेवियरिज्म भी हुआ था. तो कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म और पॉजिटिविज्म दोनों में ही हमें ये देखने के लिए मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंशनली एज स्टेप्स प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च. देखिए, रिसर्च का एक क्वेश्चन है फेवरेट एनटीए का, कि सोशल रिसर्च से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि क्या है रिसर्च प्रॉब्लम. सी हो गया. रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा? देखो, हाइपोथेसिस बनाया जाएगा. हाइपोथेसिस बनाने के बाद यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा. डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, और उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाएगा और रिपोर्ट राइटिंग की जाएगी. CEDBA. CEDBA ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. यहाँ पे देखो, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है. लियन एंड लियन, लियोड वार्नर, WH वाइट एंड रॉबर्ट डाल. देखिए, एक थिंकर तो आपने सुना ही होगा, WH वाइट, जिन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की बात की थी. तो भाई देखो, ये हो जाएगा आपका सी का 2, और C2 है आपका एक ही ऑप्शन में, डायरेक्टली एलिमिनेट आप कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2. और देख लेते हैं, तो लियन एंड लियन है, इन्होंने करी थी भाई मिडिल टाउन पे स्टडी. उसके अलावा जो लियोड वार्नर है, इन्होंने यांकी सिटी पर स्टडी की थी, और जो आपके रॉबर्ट डाल है, इन्होंने न्यू हेवन पर स्टडी की थी. ये फील्ड वर्क है वेस्टर्न थिंकर्स के, इंडियन थिंकर्स के नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ फैमिली. कौन से फैमिली के फॉर्म हैं? एक्सटेंडेड, न्यूक्लियर, जॉइंट, कॉन्जुगल एंड कंजक्चर. बताओ भाई. तो देखो, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, न्यूक्लियर होती है, जॉइंट होती है, कॉन्जुगल होती है, लेकिन कंजक्चर इज नॉट एनी टाइप ऑफ फैमिली. तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ABCD इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप. अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इवोल्यूशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सोसाइटी से क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज. यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले आई थी आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, जहाँ पे लोग शिकार किया करते थे. ठीक है, शिकार करके लोग अपना काम चलाते थे, तो ये हो जाएगा सी. इसके बाद आई आपकी पेस्टोरल सोसाइटीज. पेस्टोरल यानी अब लोग चरवाहा.
ठीक है, जानवर पालने लगे और जानवरों को चराने जाने लगे बाहर। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी कैसे होगा भाई, अब लोगों का जो सेटलमेंट है वो परमानेंट हो गया है, लोग खेती बाड़ी भी करने लगे हैं। इसके बाद आएगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और उसके बाद यहाँ पे आएगी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, CADBE, CADBE के साथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन। आपको पता है कार्ल मार्क्स ने 4 तरह के एलियनेशन की बात की थी। कौन से थे, देखो, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस, एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, और फोर्थ कौन सा था बताओ, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स। तो यहाँ पे देखो कॉस्मोस की बात नहीं की थी, उसके अलावा रिलीजियस एक्ट की बात नहीं की थी, सेल्फ की बात की थी, प्रोडक्ट की बात की थी और एक्ट की बात की थी। ए और बी कौन से नहीं है यही पूछा है, ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो नोट से आते हैं। इवन जब मैंने आपको मॉक टेस्ट कराया था एंड तैयारी कराई थी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नोट की प्रैक्टिस पहले ही करा दी थी कि भाई आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, ये नोट शब्द बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, MN श्रीनिवास कंडक्टेड अ विलेज स्टडी फॉर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। MN श्रीनिवास ने कास्ट सिस्टम पर विलेज स्टडी किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तो आपको पता है यहाँ पे संस्कृताइजेशन उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था जब उन्होंने कूर्ग सोसाइटी पर स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, लोअर कास्ट अपर कास्ट के कल्चर की तरह कल्चर को अपनाने लगती है क्योंकि उन्हें अपर कास्ट की तरह बनना है, अपर कास्ट वाला दर्जा उनको चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग राइटिंग्स ऑफ डर्कहाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई एमाइल डर्कहाइम से एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का देखने के लिए आपको मिलेगा और मैंने प्रैक्टिस भी कराया था आपको और यही क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एमाइल डर्कहाइम से पूछा गया था, लास्ट पिछले सालों में से किसी एक साल में, और 2026 में भी पूछ लिया गया है। ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बने हैं क्रोनोलॉजी से, लेकिन एक क्वेश्चन है जो इस बार बना है बुक्स का। सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है जो 1893 में लिखी थी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है जो 1895 में लिखी थी, उसके बाद सुसाइड है जो 1897 में लिखी थी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है जो 1912 में लिखी थी, ठीक है। CDBEA जो करेक्ट आंसर है। बाकी की जो फेमस बुक हैं लाइक सोशलिज्म में जो मोरलिटी एजुकेशन, ये मैनी लेक्चर्स हैं उनके जो पोस्टमसली लिखे गए थे, यानी कि आफ्टर डेथ पब्लिश हुए थे। CDBEA के हिसाब से आप देखेंगे CDBE ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो भाई 13 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, यही है ना, ये 12 कि जेंडर इज परफॉर्मेटिविटी, किसने इसके बारे में बात की थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार प्रैक्टिस कराया था, जूडिथ बटलर ने इसके बारे में बात की थी, कैसे हम अपने जेंडर की परफॉर्मेंस है उनको करते हैं, मेल और फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वही चीजें हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इन ऑर्डर। डिडक्टिव रीजनिंग पूछा हुआ है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम जनरल थ्योरी से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग जनरल थ्योरी, पहले एग्जिस्टिंग है जनरल थ्योरी है पहले से ही, तो ई हो जाएगा, और ई हमें डायरेक्टली पहले ही ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि भाई डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, क्या इनके प्रोसेस होते हैं, तो आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, ठीक। तो ई हो गया, ई के बाद देखेंगे उसके बाद आप गैप फाइंड करेंगे, भाई पहले पुराने की रिसर्च में क्या गैप है, कौन सी चीजें हैं जो नहीं की गई थी जो हमें करने की जरूरत है। देन उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाएगा, यानी EDCBA ऑपोजिट इसका करेक्ट आंसर है। 14 देखेंगे, मैचिंग आ गया फिर से, इवांस प्रिचार्ड, मार्गरेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड मेलिनोस्की। इजी है बहुत ज्यादा, देखो आपको पता है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के बाद GH मीड करते हैं, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4 फिर से भाई ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मार्गरेट मीड ने कमिंग एज ऑफ इन समोआ में बात की थी, इवांस प्रिचार्ड ने विचक्राफ्ट ओरेकल्स की बात की थी, कैसे जो अजांडे ट्राइब है वहां पे जादू टोना की प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद ग्रेनिलो मेलिनोस्की ने आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में स्टडी किया था,
ठीक है, ये आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक लिखी थी उन्होंने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, A1 B2 C4 D3। 15 आप देखेंगे यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामेटर्जिकल एनालॉजी। मैंने आपको चीख चीख कर बताया था भाई ड्रामेटर्जिकल एनालॉजी के बारे में कौन बात करते हैं, एरविन गॉफमैन, जो कि एक कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, और एक ड्रामेटर्जिकल थिंकर है। इन्होंने फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑफ स्टेज की बात की थी। इन्होंने हमारी डेली की लाइफ को थिएटर से कंपैरिजन करके बताया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 16 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी चैलेंज किया गया था क्योंकि एनटीए की तरफ से गलत क्वेश्चन बनाया गया था, इसका आंसर गलत था, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, प्रॉपर्ली प्रूफ दिए गए थे उसके बाद भी। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे जो नागालैंड है वो बनाया गया था 1963 में, मिजोरम 1987 में बनाया गया था, उत्तराखंड और झारखंड में से हम देखेंगे दोनों ही 2000 में बनाए गए थे, लेकिन उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 9th ऑफ नवंबर को और झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15th ऑफ नवंबर को। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2014 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो DBACE होना चाहिए था, रुको, DBACE। ठीक है, ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, DBCAE करेक्ट किया था। एनटीए ने क्या करेक्ट किया था, एनटीए ने सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया था। लेकिन देखो जब एनटीए पूछ रहा है कि भाई हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और जब सेम ईयर होते हैं तो फिर डेट की तरफ जाते हैं कि भाई डेट्स में क्या चेंजेस हैं, लेकिन एनटीए ने बोला नहीं, उसने जो बोला वो कर दिया, तो करेक्ट आंसर DBACE यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन रीजन है, कोलोनाइजर्स रिगार्डेड नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। कोलोनाइजर्स हैं, उन्होंने नॉन वाइट को यानी ऐसे लोग जो गोरे नहीं हैं उनको इंफीरियर कहा। इससे क्या हुआ कि एक्सप्लॉइट करना आसान हो गया क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये लोग नॉन इंफीरियर हैं, बिकॉज ड्यूरिंग कोलोनियलिज्म द रेसिस्ट थ्योरी सपोर्टेड स्लेवरी सीन एज डीह्यूमनाइजिंग नॉन वाइट पीपल। ठीक है, क्योंकि कोलोनाइजेशन के टाइम पे रेसिस्ट थ्योरी थी, वो यही सपोर्ट करती थी कि इन लोगों को नॉन वाइट लोगों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, फिर उनको स्लेवरी बनाया जाता था। ठीक, तो ये दोनों ही सही होंगे कि कोलोनाइजर्स रिगार्डेड उन्होंने नॉन वाइट्स को इंफीरियर कहा। ठीक है, ये इजी हो गया उनको एक्सप्लॉइट करना क्योंकि कोलोनाइजेशन के टाइम पे रेसिस्ट थ्योरी है वो यही सपोर्ट करती थी कि नॉन वाइट्स को डीह्यूमनाइज किया जाए। 18 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इन सोशल रिसर्च। आपको पता है रिसर्च में दो तरह के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कल्चरल आर्टिफैक्ट्स की बात नहीं करते, मैन्युस्क्रिप्ट की बात नहीं करते, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं और टेब्यूलेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं। CDE यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, CDE इज वेरी राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द लॉजिक ऑफ एंडोगेमी इज, एंडोगेमी का लॉजिक क्या है? आपको पता है एंडोगेमी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट का। एंडोगेमी का मतलब होता है अपने ही आपको कास्ट के अंदर शादी करनी है। सोशल बैकग्राउंड की बात करता है नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं करता, मैरिज बिटवीन ऑफ सेम सोशल कैटेगरी, आपको एक ही सोशल कैटेगरी के बीच के साथ मैरिज करनी है, अपनी ही कास्ट के लोगों के आपके साथ आपको शादी करनी है। मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल कैटेगरी नहीं। एंडोगेमी यानी ग्रुप के अंदर शादी करनी है। ये जो अलग अलग ग्रुप में शादी करनी होती है ये एक्सोगेमी होता है कि आपको भाई दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ शादी करनी है, अपने क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ शादी नहीं करनी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। 20 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। आपको पता है सबसे पहले कार्ल मार्क्स आए थे, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आए थे। अगस्त कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, तो सबसे पहले हैं। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, फिर मैक्स वेबर आए, उसके बाद एरविन गॉफमैन आए 1922 में, और एंथनी गिडन्स जो अभी भी हैं, जो लेट मॉडर्निस्ट हैं। ठीक है, तो एंथनी गिडन्स हमारे बीच में अभी भी हैं। इतनी नॉलेज अगर आपको है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1938। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, वेट, लास्ट में एंथनी गिडन्स हमें चाहिए, सी चाहिए लास्ट में, तो ऐसे ही हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर ना भी हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंथनी गिडन्स अगर आपको पता है लास्ट में आए हैं तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। 21 देखेंगे यहाँ पे आप। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। कौन सा रिसर्च मेथड नहीं है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में?
तो इंटरव्यू नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, या फिर क्वेश्चन ईयर नहीं है। देखो क्वेश्चन ईयर एक मेथड है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिसर्च मेथड है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको हम एथनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू है, लेकिन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी पूर्वानुमान करना, पहले से हमको अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये कोई रिसर्च का टाइप नहीं है। 22nd देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। फिर से कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, हायरार्की एंड रैंकिंग, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, प्रोलेटेरिएट एंड रेवोल्यूशन। तो आप देखेंगे फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। वरना सिस्टम में ऐसा दिया हुआ है, हिंदू जो फॉलो करते हैं, क्या दिया हुआ है भाई, आपको अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करनी है, दिस इज एंडोगेमी, और आपको अपनी गोत्र में शादी नहीं करनी, ये होगा आपका एक्सोगेमी, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। कौन से हैं जो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन किसने दिया है, ये दिया है R.K. मर्टन ने, ठीक है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, स्पोर्ट पर्सन एंटिसिपेट देयर रोल मॉडल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने रोल को एंटिसिपेट कर रहे हैं, अपने रोल को बेटर बना रहे हैं क्योंकि उनको बेटर परफॉर्मेंस करनी है। करियरिस्ट एंटिसिपेट प्रमोशंस बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम सीनियर्स। जो करियरिस्ट है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई उनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन से, वो सीनियर से वो मोटिवेशन ले रहे हैं। चिल्ड्रन एस्क्राइब, एंटिसिपेशन में एस्क्रिप्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। सी को एलिमिनेट करके देखते हैं एक बारी भाई, सी एलिमिनेट किया, सी एलिमिनेट किया, ए बी डी एंड बी डी ई। फिर लिखा है यहाँ पे प्रोफेशनल्स अचीव हायर प्रमोशन बाय टैलेंट। अगर हायर प्रमोशन उनको मिल रहा है टैलेंट के थ्रू, तो वो किसी भी चीज को एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई भी गलत हो जाएगा, तो ए बी डी करेक्ट होगा। इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि एंटिसिपेट किसमें लिखा है, तीन ऑप्शंस में एंटिसिपेट हमें दिखाई दे रहा है, ए बी एंड डी, तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24 देखेंगे, असर्शन रीजन है ये, ए लेबल, ठीक है, ए लेबल डिफाइंस एन इंडिविजुअल एज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन एंड आ होगा, आ लेबल, ठीक है, जो डिफाइन करता है इंडिविजुअल को कि ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन है, न्यूट्रल नहीं है, यानी एक अलग ही इमेज उसकी बना दी है, क्योंकि labeling often colors all the status possessed by an individual and largely support negative perspective against people। क्योंकि जब लेबल लगा दिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, all colors all the other status, सारे स्टेटस को कलर यानी अलग कर दिया जाता है, उसे मेजरली नेगेटिव इमेज से जाना जाता है। दोनों ही ऑप्शन ये सही है। 25 देखेंगे, फिर से मैचिंग क्वेश्चन आ गया, राल्फ डायरेंडॉर्फ, डैनियल बेल, डेविड लॉकवुड एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो आप देखिए पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात कौन, देखो सबसे पहले हम बात करें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात, डैनियल बेल करते हैं द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा बी का 3। अगर आप बी 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे अगर राल्फ डायरेंडॉर्फ देखें वो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, डेविड लॉकवुड देखें ये ब्लैक कोटेड वर्कर की बात करते हैं, और जीएच मीड को अगर हम देखेंगे ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, अरेंज द फॉलोइंग वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट्स क्रोनोलॉजिकली। मैंने आपको बताया था भाई एक्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन आप देखेंगे कि सुबह सुबह जो रैपिड रिवीजन की क्लास लगी थी उसमें सेम चीज सॉल्व कराई भी गई थी, ठीक। एक बार बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 26। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 में आया था, सेक्सुअल हरेसमेंट ये 2013 में आया था, ठीक है। इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ठीक है, ये आया था हमारा 1986 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये 2005 में आया था, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया था, ये आया था आपका 2006 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका, बताओ। वेट, बताओ जी। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है भाई 1961,
तो बी होगा। 1961 के बाद 1986 डी हो जाएगा। उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे ए हो जाएगा, देन सी होगा एंड देन ई होगा, बी डी ए सी ई, और बी डी ए सी ई के साथ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 27th आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मैचिंग क्वेश्चन आ गया। देखो, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चन ईयर, केस स्टडी, ये सारे रिसर्च मेथड हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जो केस स्टडी होती है यहाँ पे देखो, रिस्पोंडेंट कैन फिल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय देमसेल्फ, रिस्पोंडेंट खुद से आंसर फिल करता है। ये क्वेश्चन ईयर होता है, मैंने आपको बताया भी था, जैसे आप पेपर सॉल्व करने जाते हैं आप अपने आंसर्स खुद लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन ईयर। ठीक, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 1। C1 चेक करें एक बारी, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होते हैं। उसके बाद देखिए जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज में क्या है, रिस्पोंडेंट कैन आंसर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन ओनली। ठीक है, आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तभी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अगर वो इंसान चला गया तो आप डेटा किससे कलेक्ट करोगे। अब देन है यहाँ पे लास्ट है आपका केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, डिटेल्ड, एक क्वालिटेटिव यहाँ पर पर्सपेक्टिव होता है, इन डेप्थ ये स्टडी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये देखिए, मार्क्सियन थ्योरी हेल्प्स टू facilitate functional context to class struggle because conflict theory does help in to explain class struggle। तो यहाँ पे देखिए, मार्क्सियन जो थ्योरी है वो हेल्प करती है फंक्शनल कंटेक्स्ट टू क्लास स्ट्रगल, या क्लास स्ट्रगल के फंक्शनल कंटेक्स्ट बताती है मार्क्सियन थ्योरी। बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर दिया है कि भाई देखो, फंक्शनल कंटेक्स्ट, पहली बात तो जो कार्ल मार्क्स है फंक्शनल थिंकर नहीं है, कभी वो फंक्शंस नहीं बता रहे हैं क्लास स्ट्रगल के। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डज हेल्प टू एक्सप्लेन द क्लास स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्लास स्ट्रगल के बारे में बात तो करती है, एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन फंक्शंस नहीं बताती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे असर्शन सही, असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 29th आप देखेंगे, अरेंज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इस पर भी काफी डिबेट चली थी, और इसके भी भाई 2 आंसर दे दिए थे एनटीए ने। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एजुकेशन हैज लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन की वजह से वुमेन का एम्पावरमेंट आया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर एम्पावरमेंट बाय एजुकेटिंग वुमेन, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई जो वुमेन है वो एजुकेट हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया और इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि एजुकेशन की वजह से वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जो एजुकेशन से रिलेटेड है और इसकी वजह से वुमेन एम्पावर हो रही हैं। देखो ये इसके दोनों आंसर सही दिए थे एनटीए ने, पहले ऑप्शन नंबर 1 सही बताया गया था, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स ने इसको चैलेंज किया और बोला कि नहीं भाई ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, तो एनटीए ने दोनों ही करेक्ट आंसर इसके दे दिए थे। 30 देखेंगे, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू सोशल मोबिलिटी विद इन अ सिंगल जनरेशन। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी ऐसी मोबिलिटी होती है जो सिंगल जनरेशन के अंदर होती है, नहीं, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी होती है जो डिफरेंट जनरेशन के अंदर होती है, कि भाई जो गरीब फार्मर है उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, अलग अलग कास्ट के लोगों की शादी होती है। एन अनस्किल्ड वर्कर 10 years लेटर एक एम्प्लॉयड हो जाता है, एक अकाउंटेंट बन जाता है गुड एजुकेशन लेने के बाद, तो भाई बिल्कुल बन सकता है, अगर उसने अच्छी शिक्षा ली है तो वो अकाउंटेंट बन सकता है। तो यहाँ पे असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे असर्शन का फिर से क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल क्लास इज डायरेक्ट बियरिंग ऑन पीपल लाइफ चांसेस, देयर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स, because in capitalism there is a basic conflict of interest between capitalist and working class। बताइए क्या आंसर होगा इसका। यहां पे आप देखेंगे मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग सोशल क्लास का डायरेक्टिंग बियरिंग ऑन, देखो सही बात है, मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई सोशल क्लास है वो लाइफ चांस को भी शेप करती है। अपर क्लास के लोग हैं उनका लाइफ चांस अच्छा है, लोअर क्लास के लोग हैं उनका लाइफ चांस अच्छा नहीं है। लाइफ चांस क्या है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कितने मौके हैं आपके पास जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है कि भाई जो कैपिटलिज्म है देयर इज अ बेसिक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास, दोनों क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैक्स वेबर यहाँ पर लाइफ चांस की बात क्यों कर रहे हैं, वो रीजन नहीं दिया गया यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए 32 देखेंगे, फेमिनिज्म इज अ फाइट फॉर राइट ऑफ मैन। असर्शन रीजन है कि भाई फेमिनिज्म में
मैन के राइट के लिए लड़ाई लड़ी जाती है क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि फेमिनिज्म हमेशा वुमेन के राइट की बात करता है। फेमिनिज्म क्या है? वुमेन के राइट की यहाँ पे डिमांड की जाती है कि भाई वुमेन को मैन के इक्वल माना जाना चाहिए, मैन की बात नहीं की जाती। लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सही बात है, तो असर्शन गलत हो जाएगा और रीजन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। रुको, हाँ ये देखो 33 आ गया। मैचिंग क्वेश्चन है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कार्ल मार्क्स, हेरोल्ड गार्फिंकल, डेविस एंड मूर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो डेविस एंड मूर हैं वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से हैं। डी का हो जाएगा 1, D1 है, D1 है। उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से है, ए का हो जाएगा 2। नहीं नहीं, ये क्या हो गया, रुको, कार्ल मार्क्स हैं जो आपके बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को बताते हैं, ये हो जाएगा। हेरोल्ड गार्फिंकल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से है, नहीं नहीं, हेरोल्ड गार्फिंकल एथनोमेथोडोलॉजी। देखिए बी का हो जाएगा 2, हेरोल्ड गार्फिंकल एथनोमेथोडोलॉजी की बात करते हैं, सी का हो जाएगा 4। उसके अलावा डेविस एंड मूर 1 और GH मीड है वो ए का 3। बी तो A3, B2, C4, D1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट जेंडर इज? क्या है जेंडर? जेंडर एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशनल कंस्ट्रक्शन है, सोशल कंस्ट्रक्शन है या फिर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है? तो भाई सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता तो क्या पता कि जो जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहली बार एन ओकले बात करती हैं सेक्स और जेंडर के बारे में कि भाई सेक्स और जेंडर यहाँ पे दोनों ही अलग अलग होते हैं। 35 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स? तो यहाँ पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स से एसोसिएटेड है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स नहीं है। उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं और प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है, कौन सा यहाँ पे एसोसिएट नहीं करता है कार्ल मार्क्स के साथ? ऑप्शन नंबर 2 नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है यहाँ पर। रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म एंड ब्लैक फेमिनिज्म। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका है बहुत अच्छा। आपको पता है जो ब्लैक फेमिनिज्म है वो ब्लैक वुमेन के राइट्स के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे देखिए वुमेन पर्सपेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम वाइट पर्सपेक्टिव। ठीक, तो ये डी का हो जाएगा 1, D1। उसके बाद जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये कहता है कि भाई जो मैन है वो बेनिफिट मैन है हमेशा वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन करके बेनिफिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म किसके बारे में बात करता है? कैपिटलिज्म, कि भाई वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कैपिटलिज्म। फिर आता है यहाँ पे हम देखेंगे जो सी ऑप्शन है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म कहता है भाई वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, एजुकेशन क्रिएट होना चाहिए, वुमेन के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंटरजनरेशनल मोबिलिटी? क्या होती है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी? मतलब आप देख रहे हो सेम कॉन्सेप्ट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कास्ट से पूछे जा रहे हैं, GH मीड कई सारे क्वेश्चन में देखने के लिए मिल गए हैं। उसके बाद अभी अभी हमने इंटरजनरेशनल मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, क्वेश्चन आया था जिसमें असर्शन रीजन वाला था। तो इंट्रा जनरेशनल यहाँ पे पूछा गया है। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होती है कि एक इंसान के लाइफ टाइम में उस खुद ही के लाइफ टाइम में उसके खुद के लाइफ टाइम में मोबिलिटी हो रही है। कंपेयरिंग ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वन टाइम और मोर टाइम ऑफ अ पर्सन, यानी एक इंसान उसकी खुद की लाइफ टाइम में मोबिलिटी हो रही है। ठीक है, देयर फादर, ये इंटरजनरेशनल हो जाएगी, ये भी नहीं हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, डॉटर बिकमिंग प्रोफेसर ऑफ डेली वेज वर्कर, तो ये इंटरजनरेशनल होगी कि 2 जनरेशन के बीच में मोबिलिटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, देखिए कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन एंड एंथनी गिडन्स। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे बात की थी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, बी मैक्स वेबर ने बात की थी, यहाँ पे बी का हो जाएगा 1 आइडियल टाइप्स के बारे में। आर.के. मर्टन ने यहाँ पे बात की थी डेवियंस के बारे में। ठीक है, कई डेवियंस उन्होंने बताए थे। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके एंथनी गिडन्स हैं, लेट मॉडर्निस्ट हैं, हाई मॉडर्निटी के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखेंगे 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको लेबर पावर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगी, फ्यूडल लॉट्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ था उसके बाद कैपिटलिज्म आया था,
यानी कैपिटलिज्म ने फ्यूडलिज्म को रिप्लेस किया था, तो फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे नहीं होंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करें, ऑब्वियसली बात है भाई, मास प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, बार्टर एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता, और प्रॉफिट जनरेशन की बात की जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सी और ई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, स्प्रेडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर कल्चर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको बताओ। तो क्या कहते हैं इसको, कल्चरल डिफ्यूजन। जैसे इंडिया योगा है, ठीक है, इंडिया से हर जगह स्प्रेड हो गया है। जब से कोविड-19 आया था, जब कोविड-19 आया था तब लोगों को अवेयरनेस हुई कि भाई योगा एक अच्छी चीज़ है, तो योगा कहाँ से आया, इंडिया से आया, हर जगह अब वो डिफ्यूज हो गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 41 आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड रॉबर्टसन। देखो इस क्वेश्चन को एक बारी, देखो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड रॉबर्टसन। रोनाल्ड रॉबर्टसन आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आएगा इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, उन्होंने कहा था सबसे पहले नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ, तो ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, लोग ग्लोबली बात करने लगे, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एंड कैपिटलिज्म, जब भाई लोग ग्लोबली बात करने लगे तो कैपिटलिज्म भी बढ़ने लगा, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, डी, ए। फिर है भाई एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले थे, ई हो जाएगा। और लास्ट में ग्लोबल मीडिया, डिजिटल एज जो आज का टाइम चल रहा है वो आया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी। सी, डी, ए, बी, ई, इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 42nd पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इन सोशल रिसर्च। देखो सोशल रिसर्च पूछा हुआ है, और सोशल रिसर्च में हम ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है सोशल रिसर्च, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थीमेटिक एनालिसिस। थीम्स का एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, जो थीम्स ऑफ इंटरव्यूज हैं, थीम्स ऑफ पैटर्न्स हैं, उनका एनालिसिस करके यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। 43 देखेंगे, ठीक है, फिर से आ जाता है भाई मैचिंग क्वेश्चन, रॉबर्ट रेडफील्ड, फर्डिनेंड टोनीज, हर्बर्ट स्पेंसर एंड पित्रिम सोरोकिन। हम बात करें जेमेन शेफ्ट एंड जिसेल शेफ्ट, कितनी बार पढ़ते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं। फर्डिनेंड टोनीज, बी का हो जाएगा 1, और बी 1 हुआ तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड है वो लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की बात करते हैं, मैक्सिकन विलेज में उन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं यहाँ पे सोशल डार्विनिज्म की, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बोरो किया था, और पित्रिम सोरोकिन साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज से बिलोंग करते हैं। 44 आप देखेंगे यहाँ पर, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स। पैटर्न वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो भाई इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, टालकट पार्सन ने दिया। पैटर्न वेरिएबल्स यानी पैटर्न वेरिएबल्स वो डायलेमास होते हैं जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सलिस्टिक वर्सेस पार्टिकुलरिस्टिक, यानी कि हम सोसाइटी के बारे में सोचें पूरा या सिर्फ अपने बारे में सोचें, ठीक है। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कम्युनिटी ओरिएंटेशन, अपने बारे में सोचें या सिर्फ कम्युनिटी के बारे में सोचें, ऐसे कुछ 5 पैटर्न वेरिएबल्स उन्होंने दिए थे। 45 की तरफ चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, करो भाई अरेंज, क्या होगा बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा। AGIL मॉडल, मार्क्सिज्म, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एनलाइटनमेंट फिलोसफीज एंड इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे सबसे पहले एनलाइटनमेंट फिलोसफीज आई थी जब सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ था, उससे पहले एनलाइटनमेंट हमें देखने के लिए मिला था, तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। उसके बाद हमें मार्क्सिज्म देखने के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हमें AGIL मॉडल यानी जो टालकट पार्सन का मॉडल है वो देखने के लिए मिला। उसके बाद हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज की बात करें, हमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज देखने के लिए मिली थी। और लास्ट में आ जाता है इको फेमिनिज्म। सो DBACE, DBACE देख लो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 46 की तरफ चलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ लेबलिंग व्यू ऑफ डेविएंस वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय हुम इन सोशल पैथोलॉजी 1951। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि जब भी हम लेबलिंग की बात करते हैं हम हमेशा हॉवर्ड बेकर की बात करते हैं, लेकिन साफ साफ जब यहाँ पे किताब का नाम लिखा हुआ है, बुक का नाम है सोशल पैथोलॉजी, ये बुक किसने लिखी, ये बुक लिखी थी लेमर्ट ने। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो बेकर टिक कराए थे, लेकिन बेकर करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे लेमर्ट करेक्ट आंसर होगा। 47 देखेंगे, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस एज पर द मार्क्सियन स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन इन सोसाइटी। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्क्सियन स्टेजेस, बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है, फिर एंशिएंट सोसाइटी आती है, फिर आपका फ्यूडलिज्म आता है, फिर हम बात करें यहाँ पर
फ्यूडलिज्म आता है, फ्यूडलिज्म के बाद यहाँ पे कैपिटलिज्म आता है और फिर सोशलिज्म आता है। BAEDC और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, सोशलिज्म की तरफ वो जाना चाहते हैं। कैपिटलिज्म तब था जब कार्ल मार्क्स थे, अपने आसपास कैपिटलिज्म देख रहे थे। फिर उससे पहले फ्यूडलिज्म था, उससे पहले एग्रेरियन था और उससे पहले भी प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जब कभी कलेक्टिव ओनरशिप थी सारे रिसोर्सेज की। 48 देखेंगे, विच ऑफ दीज फैक्टर इज नॉट कॉमनली पार्ट ऑफ फैमिली फाउंड इन ऑल सोसाइटीज। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा डाउट हुए थे, जैसे कि हाइट ऑफ इंडिविजुअल, ये कोई फैमिली पैटर्न है ही नहीं। लेकिन कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन क्या होता है? कोहैबिटेशन की अगर हम बात करें, काइंड ऑफ जो लोग साथ में रहते हैं, बेसिकली इसको हम मिलाते हैं कि भाई जो लोग लिव इन रिलेशनशिप काइंड से, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन, फैक्टर इज नॉट कॉमनली पार्ट ऑफ फैमिली फाउंड, फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, प्रोसेशन ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, कोहैबिटेशन यानी यहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, और हाइट ऑफ इंडिविजुअल, हाइट ऑफ इंडिविजुअल करेक्ट आंसर नहीं होगा। 49, फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म इन सोशल साइंसेज। मतलब बेसिक क्वेश्चन, सोशियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग का ही हम यही चीज पढ़ते हैं कि भाई सोशियोलॉजी के फादर कौन है? कौन है भाई? अगस्त कॉम्ट है सोशियोलॉजी के फादर, 1839 में, जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को कॉइन किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग एरा एंड थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे? फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, रेनेसा के बारे में पूछा गया है। देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले रेनेसा है, तो भाई इस बार एनटी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि रेनेसा, तो ऑप्शंस में सब में दे ही दिया है 3 ऑप्शन में। उसके बाद रेनेसा के बाद यहाँ पे मार्क्सिज्म आया। ठीक है, मार्क्सिज्म के बाद हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म देखने के लिए मिला। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमें ग्लोबलाइजेशन देखने के लिए मिला, और ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें डिजिटलाइजेशन देखने के लिए मिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेम पैटर्न के क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछे हुए हैं। 51, नॉर्म्स कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज। नॉर्म्स को वैल्यूज का रिफ्लेक्शन माना जाता है, क्योंकि नॉर्म्स एसोसिएटेड विद हाइजीन इन द होम एंड पब्लिक प्लेसेस रिफ्लेक्ट इन कंसर्न फॉर हेल्दी लाइफ। क्योंकि जो नॉर्म्स हाइजीन से रिलेटेड एसोसिएटेड होते हैं होम और पब्लिक स्पेसेस पर, वो हेल्दी लाइफ को दिखाते हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने क्या दिया था? ऑप्शन नंबर 1 ही दिया था। चलिए 52 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो प्रोक्रिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को क्रिएट किया जाता है। सोशलाइजेशन होता है, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। किनशिप होता है, ठीक है। मेरिट नहीं होता, मेरिट बेस्ड फैमिली का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और फंक्शनल, भाई ऑब्वियसली बात है, इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो फैमिली है, वो क्या है? एक फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है, फंक्शन है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 53 यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। कौन सी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है? तो देखेंगे आप, खासी, जैंतिया, नैयर एंड गुज्जर। देखो गारो, खासी, जैंतिया मैंने आपको बताया था ये मेघालय में देखने के लिए मिलती हैं। नैयर ट्राइब भी मैंने आपको बताया था, इसका तो हमने अलग से पढ़ा था। लेकिन गुज्जर्स ये आपको हरियाणा, राजस्थान की साइड देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये पैट्रीलिनियल सोसाइटी में आते हैं। पैट्रियार्कल, पैट्रीलिनियल, तो जो राजस्थान और हरियाणा के बच्चे हैं उनको तो देखते ही पता चल गया होगा, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे और साउथ के बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गुड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अच्छी सोशियोलॉजिकल रिसर्च से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती? तो अच्छी सोशियोलॉजिकल रिसर्च रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। लेकिन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब भी होता है आप अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी रिसर्च अच्छी रिसर्च नहीं होती है। प्रॉपर डेटा के बेस्ड पर ये होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर आर ऑफ इंटरेस्ट टू सोशियोलॉजिस्ट। कि सोशियोलॉजिस्ट हैं सोशल बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, सही बात है। फिलोसफी फोकस अपॉन द इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं भाई, फिलोसफी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात इकोनॉमिक्स करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। 56 की बात हम करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स एज पर टालकट पार्सन। देखो अभी अभी पैटर्न वेरिएबल का क्वेश्चन आया था कि पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता भी दिया गया कि पैटर्न वेरिएबल टालकट पार्सन के कौन कौन से हैं। इसीलिए पेपर को हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि 2-3 क्वेश्चन के आंसर हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अफेक्टिविटी एंड अफेक्टिव न्यूट्रलिटी की बात करते हैं।
स्ट्रक्चरल और फॉर्मल कॉन्स्टेंट नहीं है। उसके अलावा स्पेसिफिसिटी एंड डिफ्यूजन की बात करते हैं, कलेक्टिव एंड सेल्फ ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ADE, ADE करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग 4 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। कौन से हैं जो स्टेजेस सोशलाइजेशन के 4 स्टेजेस नहीं हैं, 4 सोशलाइजेशन के स्टेजेस में से नहीं आते। देखिए तो यहाँ पे ओरल स्टेज होता है, ऑडिपल स्टेज होता है, ठीक है, एडोलोसेंस होता है, तो एज्ड एंड ग्रेइंग यहाँ पे नहीं होता, तो सी और डी नहीं होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने ये दिए थे कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 58, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज इंसर्टेड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी। यहाँ पे एनटीए ने राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की थी, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने आंसर दिया था वो कैसे दिया था, वो अमेंडमेंट के बेसिस पर उन्होंने आंसर दिया था। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये बाद में बनाया गया था, लेकिन राइट टू एजुकेशन को इन फंडामेंटल राइट्स में पहले ही जोड़ दिया गया था। तो मैं एनटीए के अकॉर्डिंग ही आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज 1992 में आया था, ये 73rd अमेंडमेंट है। और अर्बन लोकल बॉडीज का ये भी 74 है, ये 1992 में आया था, 74th है। राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट में आया था। देखो मैंने यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि एनटीए ने इसी अकॉर्डिंग आंसर दिया था। वैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2000 के बाद 2006 के आसपास हमें देखने के लिए, 2009 के आसपास देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ, जब पहले स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब दोनों के जो कमीशन थे वो एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब दोनों के कमीशन को अलग अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया, 2003 में। और बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 2018 में। तो एनटीए ने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट बताया था, तो हम भी भाई सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे एनटीए ने क्या किया था, समझो, राइट टू एजुकेशन एक्ट दे दिया, एक्ट है वो आपका बाद में आया, अमेंडमेंट पहले हो गया था, तो इस बेसिस पर उन्होंने आंसर दिया था। 59, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या नहीं दिया भाई, थ्योरी ऑफ एक्शन, ब्यूरोक्रेसी, मैकेनिकल सोलिडारिटी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखो मैकेनिकल सोलिडारिटी की बात एमाइल डर्कहाइम करते हैं, जहां वो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, नॉट पूछा है, साफ साफ क्या लिखा है, नॉट यहाँ पे लिखा है। 60 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट का कौन सा टाइप नहीं है। देखो सोशल मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, या तो रिडम्पटिव होते हैं जो पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, या रिफॉर्मेटिव होते हैं जो सोसाइटी से गलत चीजों को हटाने की बात करते हैं, सोसाइटी में सुधार लाने की बात करते हैं। और जो रिवॉल्यूशनरी होते हैं वो सोसाइटी में पूरी तरह से बदलाव लाने की बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को हम बदल देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शनरी। रिफ्लेक्शनरी इज नॉट एनी टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर से नॉट का क्वेश्चन आ गया भाई, कौन सा ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी में हमें हायरार्की देखने के लिए मिलती है, प्रॉपर रैंकिंग होती है, स्पेशलाइजेशन, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, रूल्स होते हैं, सोशलाइजेशन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी की बात कौन करते हैं, मैक्स वेबर बात करते हैं। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कॉम्प्ट 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में बेसिक में ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि अगस्त कॉम्ट 3 तरह के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। कौन कौन से हैं, थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविज्म। ट्राइबलिज्म यहाँ पे नहीं होगा, थियोलॉजिकल है पहला ये होता है, फिर मेटाफिजिक्स है, फिर पॉजिटिविस्ट है। ट्राइबलिज्म कोई भी तरह का उनका कोई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में नहीं आता है। 63 देखेंगे, फिर से आ गया भाई मैचिंग क्वेश्चन, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरेक्शनिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए पहला पढ़िए, बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल पावर, अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेट। बिहेवियर कैसे किया जाता है, सोशल पावर के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसके बारे में बात करते हैं, बी का हो जाएगा 1। फिर बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनलिज्म क्या होता है। फंक्शनलिज्म यहाँ पे बात करता है कि हाँ, कि जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है, क्यों फंक्शन करती है, जैसे सोसाइटी है वो ढंग से मेंटेन होकर चलती रहे, शांति से काम करती रहे। फिर आता है इंटरेक्शनिज्म। इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, पीपल क्रिएट सोशल वर्ल्ड थ्रू इंटरेक्शन। यहाँ पे जो इंटरेक्शन के टाइम पे जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है उनको पढ़ा जाता है और इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है, माइक्रो एस्पेक्ट है ये। फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म जो हिडन एस्पेक्ट को पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सोशल स्ट्रक्चर आर रिजिड एंड डिटरमाइन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। देख लो एक बारी,
ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, ब्रेनलो, मेलिनोस्की। मतलब आप देख रहे हो सेम ही थिंकर्स हैं, उनको रिपीटेडली पूछा हुआ है, कितनी बार कार्ल मार्क्स पूछ लिया, कितनी बार मैक्स वेबर। मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम दिमाग लगाया ही नहीं गया। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 2026 में पेपर इजी आया है तो 2027 में पेपर टफ आएगा, क्योंकि हर साल यही पैटर्न रहता है, एक साल इजी तो एक साल टफ। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन की बात की थी। ए का हो जाएगा 4, ए 4 डायरेक्टली है, फिर बी का 3 है एमाइल डर्कहाइम, सी का 2 हो जाएगा मैक्स वेबर, वर्स्तेहेन एंड ब्रेनलो मेलिनोस्की ने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी, बताओ भाई, मेलिनोस्की ने। फंक्शनलिस्ट है ये, प्योर फंक्शनलिस्ट। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सुसाइड इज मेंशन्ड बाय एमाइल डर्कहाइम। तो एमाइल डर्कहाइम की सुसाइड हम देखेंगे, एनोमी की बात करते हैं, वो एल्ट्रिस्टिक की बात करते हैं, ईगोइस्टिक की बात करते हैं और फेटलिस्टिक की बात करते हैं। सोशलिस्टिक किसी भी तरह की सुसाइड का टाइप नहीं है। ए बी सी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग एज कल्चरल थ्योरिस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कल्चरल लैग के बारे में बात कौन करते हैं? बताया था, कौन करते हैं? विलियम एफ ऑगबर्न, जो कहते हैं मटेरियल कल्चर तेजी से भाग रहा है लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह गया। फिर आता है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन मर्टन एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू डेविएंस। ठीक है, कौन सा यहाँ पे फॉल नहीं करता है मर्टन के एनालिसिस डेविएंस के में? तो आपको पता है यहाँ पे मर्टन बात करते हैं कन्फर्मिस्ट की, कन्फर्मिस्ट के बाद है इनोवेटिव, फिर आते हैं रिचुअलिस्टिक, फिर आते हैं रिट्रीटिस्ट और फिर आते हैं रिबेलियन। ये जो इनोवेटिव है इन्हीं को ही हम डिलिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। मार्केट सिचुएशन के बारे में बात नहीं करते, ये एक मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। 68 आप देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। कौन सा सोशल मूवमेंट का फीचर नहीं है? सोशल मूवमेंट जब होते हैं, जब इतने सारे लोग आते हैं, कलेक्टिव एक्शन किया जाता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव भी शेयर्ड होता है। एक ही ऑब्जेक्टिव सेम उनकी डिमांड होती है, उसके लिए वो काम करते हैं। सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, एक इंसान इंडिविजुअली कोई भी सोशल एक्शन नहीं करता प्रॉपरली, यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन होता है। ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेशन ये नहीं होता, कलेक्टिव ओरिएंटेशन ये होता है। कलेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, लोग मिलकर काम करते हैं टू ब्रिंग सोशल चेंज। सही बात है भाई, समाज में बदलाव लाने के लिए सोशल मूवमेंट छेड़े जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मैचिंग, टालकट पार्सन, डेविस मूर, मेल्विन ट्यूमिन, जीएस ग्रे। इस क्वेश्चन में भी डाउट था, इसको चैलेंज किया गया प्रॉपर, हमने भाई एकदम जो प्रूफ है बुक्स के वो लगा दिए थे, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। टालकट पार्सन है वो बात करते हैं, देखो डेविस एंड मूर रोल एलोकेशन की बात करते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है, बी का 1 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। टालकट पार्सन स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यूज की बात करते हैं। उसके बाद जो मेल्विन ट्यूमिन है, इसमें लिखा है मेल्विन ट्यूमिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को फंक्शनल नेसेसिटी मानते हैं, लेकिन अगर हम हर लॉम्बस में देखें और हम सी एन शंकर राव की बुक में देखें तो हमेशा हमें ये देखने के लिए मिलता है मेल्विन ट्यूमिन स्ट्रेटिफिकेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट बताते हैं। वो कभी नहीं कहते कि स्ट्रेटिफिकेशन एक फंक्शनल नेसेसिटी है, स्ट्रेटिफिकेशन का होना जरूरी है, वो ये बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी का जो 4 है वो गलत हो जाएगा, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 था, जो कि डाउट में है ये क्वेश्चन। फिर से लेबलिंग थ्योरी डायरेक्टली क्लेम्स द डेविएंस एंड कन्फर्मिटी रिजल्ट विद द फैक्ट। लेबलिंग थ्योरी क्या कहता है? लेबलिंग थ्योरी कहता है कि डेविएंस और जो कन्फर्मिटी है वो कैसे यहाँ पे आता है, एज हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन, कि लोग कैसे उस एक्शन की तरफ रिएक्ट करते हैं। रियलिटी रिलेटिव टू पॉलिटिकल ऑर्डर, ये नहीं होगा। इंडिविजुअल बिहेव पॉजिटिवली, लोकेट क्राइम, नहीं। देखो इस क्वेश्चन का मतलब है, लेवलिंग थ्योरी ये कहता है कि डेविएंस और कन्फर्मिटी, यानी हम कब कहेंगे किसी इंसान को कोई इंसान ने डेविएट एक्ट किया है, हम तब कहेंगे लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एज हाउ अदर रिस्पॉन्ड टू दूज एक्शन, आप कोई गलत काम कर रहे हो, लोग उस पर रिएक्ट ना करें, तो ये डेविएंट काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। लोग जब रिएक्ट कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट दी जा रही है, ये एक डेविएंट काम हो जाएगा। 71 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट स्टेजेस ऑफ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का फॉर्मल प्रोसेस पूछा हुआ है, मिथ में बिलीव करना ये नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव एनालिसिस, यानी कि प्रिडिक्शन के बेसिस पर हम कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो ए और ई को हटा देते हैं,
ए और ई यहाँ पे हटेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग नॉट स्टेजेस, तो नॉट स्टेजेस तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मतलब देखो कितने सारे क्वेश्चन नॉट के पूछे हुए हैं और काफी ज्यादा बच्चे इसीलिए नंबर कमाए उनके, क्योंकि उन्होंने नॉट देखा ही नहीं। तो भाई ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। मॉक टेस्ट में हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी है कि नॉट के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए एंड ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये जो तीनों हैं ये यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं। 72 की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ एक्शन बाय मैक्स वेबर। आपको पता है मैक्स वेबर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सोशियोलॉजी में वो सोशल एक्शन की बात करते हैं। अफेक्टिव एक्शन की बात वो बात करते हैं जो इमोशनल एक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एक्शन की बात करते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। लीगल रेशनल एक्शन की बात करते हैं जो प्रॉपर लॉज के बेसिस पर बनते हैं। बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए सी एंड ई, ए सी ई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। Next, who among the following is the view that socialization is working against our natural inclination and drive? किसने कहा था socialization against काम करता है, यानी मैं क्या चाहती हूँ, inclination किसकी तरफ है, desires क्या है, उसके against काम करता है। सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड socialization के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, having decided what you want to study and how you determine to be conducted study is termed as, कि भाई आपने प्रॉपर एक डिसाइड कर लिया है कैसे आप स्टडी करेंगे और आपने प्रॉपर डिटरमाइन कर लिया है, यानी आपने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वर्क ऑफ एमाइल डर्कहाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है, उसके अलावा आप देखेंगे जो क्लास इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉट ही इसमें पूछा है, कौन सा नॉट नहीं, कौन सा नहीं है। देखो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, सुसाइड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बी और ई यहाँ पर नहीं है, और बी और ई के साथ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके हिसाब से आपको आइडिया लगा होगा कि मैम जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इस पेपर में यहाँ जो हाईएस्ट अभी रिजल्ट आया है, हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 295 2 स्टूडेंट्स के एंड 290 गए हैं 5 स्टूडेंट्स के। उसके अलावा 280, 285, 287 ऐसे नंबर हैं बच्चों के। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जितना मैंने ट्रेंड देखा है, जितना एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि एक बार पेपर इजी आता है तो अगले साल टफ आता है, ठीक है। तो आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहो। आप ये मत सोच के बैठ जाओ कि भाई इस बार तो पेपर इजी आया ऐसा ही होगा, नहीं। 2023 में भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, बहुत ज्यादा। 2024 में भी कितनी कट ऑफ गई थी, 292 कट ऑफ गई थी जेएनयू की, ठीक है। तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। आप KK10 लगाएंगे किसी भी कोर्स में, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी मेल ID है kritika.khandelwal@adda247.com। इस मेल ID पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक नंबर और दे रही हूँ आपको, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेट, हमारी टीम से कनेक्ट करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9667589247, ठीक है। 9667589247 ये हमारी टीम का नंबर है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी बेहतर बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड टारगेट कीजिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। और ध्यान रखना है, जब भी पेपर इजी आता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक। तो हमें वह सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कैसी आपको क्लास लगी, गूगल फॉर्म को फिल कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।